Very good morning, my dear students. This is Manisha, your bio teacher. We are discuss today a very important topic from the chapter 9, strategies for enhancement in food production. बहुत important topic है जिसे आज हम discuss करेंगे and it is known as animal breeding. Okay? ज़रूर मतलब इसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं और मैं कहूँगी कि थोड़ा ध्यान से वीडियो को सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ब्रीडिंग कराने की ज़रूरत क्या है एनिमल्स की। फार्म हाउस में जो एनिमल्स हमने रखे हुए हैं उनकी बहुत अच्छी सुपीरियर क्वालिटी बनाने के लिए हमें एनिमल्स में क्रॉस कराना पड़ता है। ठीक है, मान लो एक सुपीरियर काव है और उसका क्रॉस हम एक सुपीरियर बुल के साथ कराते हैं तो उनकी आने वाली जो प्रोजेनी है वो हमें मोर बेनिफिट्स के देगी, इकोनॉमिक वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी। मान लो हम एक काव ले रहे हैं जिसकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी हाई है और हम एक बुल ले रहे हैं जिसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और जिसके अंदर डिजीज़ नहीं आती हैं, डिजीज़ रेसिस्टेंट पावर है, तो वी शुड डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड प्रोजेनी फ्रॉम दीज टू सुपीरियर एनिमल्स। सो एनिमल ब्रीडिंग एक तो जो है वैरायटी को सुधारने के लिए यूज़ की जाती है, दूसरी बात लाइव स्टॉक को बढ़ाने के लिए भी की जाती है। अगर आप ब्रीडिंग नहीं कराओगे एनिमल्स में तो आपके फार्म हाउस में एनिमल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो एनिमल ब्रीडिंग कैसे होती है, चलो पढ़ते हैं इसको। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल ब्रीडिंग एम टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ एनिमल्स। एक तो उत्पादन जो है एनिमल से वो हमें बढ़ जाता है अगर आप एनिमल ब्रीडिंग करा रहे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डिज़ायरेबल हमें क्वालिटीज़ मिल जाती हैं। फॉर व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स वुड वी ब्रीड एनिमल्स, किन कैरेक्टर्स के लिए हम एनिमल्स को ब्रीड करते हैं। ठीक है बेटा, किन करेक्टर्स के लिए ब्रीड करते हैं मैंने आपको बताया। अगर आप डेयरी फार्म मैनेजमेंट की बात कर रहे हो तो हमें ऐसे एनिमल चाहिए जो आसानी से बीमार ना हो, जो गुड लुकिंग में हो और जिनकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, उनके मिल्क में फैट का कंटेंट और विटामिन ए बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कराते हैं, एनिमल ब्रीडिंग कराते हैं। काव का जो मिल्क है आपने देखा होगा वो हल्का येलोइश होता है, उसका घी भी हल्का येलोइश बनता है। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि काव का जो मिल्क है उसके अंदर विटामिन ए बहुत होता है। ठीक है, अगर आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमें क्या लेना है, काव मिल्क लेना है। और जो हमारा बफलो मिल्क है उसके अंदर क्या है बेटा, फैट कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो अगर हमें मोर मस्कुलर बॉडी बनानी है तो हमें वो लेना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग हम करेक्टर्स देखते हैं भाई। हम देखेंगे एक काव जो है उसमें क्या अच्छे करेक्टर्स हमारे पास आए। ठीक है, तो ये वुड द सिलेक्शन ऑफ करेक्टर डिफर विद द चॉइस ऑफ एनिमल्स। जो सिलेक्शन हम करते हैं ना करेक्टर्स का, वो हम इसीलिए करते हैं ताकि हम डिज़ायरेबल करेक्टर, डिज़ायरेबल वैरायटी ऑब्टेन्ड कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रीड। यस, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ब्रीड क्या है भाई। ठीक है, तो ब्रीड क्या है बेटा, ब्रीड एक ग्रुप ऑफ एनिमल है। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है पहली वीडियोस में। ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड टू डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट ऑफ करेक्ट लाइक जनरल अपीयरेंस। देखो हमारे पास लाइव स्टॉक में बहुत सारे काव हैं, उनमें एक वैरायटी काव की ऐसी है जिसके कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा बेटर हैं हमारे लिए। जैसे मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, उसमें फैट कंटेंट भी अच्छा आ रहा है। ठीक है, डिजीज़ रेजिस्टेंट पावर भी नहीं है उसके अंदर और लैक्टेशन पीरियड उसका बड़ा है, तो वो एक ब्रीड होगा, एक ऐसी वैरायटी जिसमें डिसेंट यूनिक करेक्टर्स हों, सुपीरियर करेक्टर्स हों, उसे हम ब्रीड कहते हैं। ठीक है, ब्रीड का मतलब ये है कि वो उसका जनरल अपीयरेंस बाकी काव जैसा ही होगा, वो देखने में काव जैसी ही लगेगी, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो ब्रीड क्या है, ब्रीड इज़ a group of animals related to decent and similar in most characters like general appearance, feature, size, configuration said to be belong a breed. Find out the names of some common breed of cattle and poultry of the farm in your area. इसके लिए मैं आपको अलग से जो है एक छोटा सा वीडियो बना के दूंगी जिसमें आप पोल्ट्री फार्म में, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में अलग अलग ब्रीड्स जो हमने बना ली हैं, जो हम यूज़ करते हैं आजकल, वो होंगे। ठीक है बेटा, When breeding is between animal of same breed, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीडिंग जो है वो दो तरीके की होती है एनिमल्स में, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। ध्यान से सुनना बात को, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। इन अंदर, आउट बाहर। अगर इन ब्रीडिंग क्या है बेटा, अगर ब्रीडिंग आप करा रहे हो, व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड,
अगर सेम ब्रीड के अंदर एनिमल हो रही है, आपकी ब्रीडिंग हो रही है, तो उसे हम इनब्रीडिंग कहते हैं। वाइल क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट ब्रीड्स, और अलग अलग ब्रीड के बीच में अगर क्रॉस होता है, देखो एक ही वैरायटी है, एक ही ब्रीड है, एक ही, अब ब्रीड को वैरायटी की तरह भी समझ सकते हो, एक ही वैरायटी है, और उन्हीं में जैसे मान लो बेटा लेब्रा डॉग है, ठीक है, हम डॉग की एक वैरायटी ले रहे हैं, लेब्रा डॉग है, और लेब्रा डॉग का जो क्रॉस है वो लेब्रा डॉग के साथ ही कराया जा रहा है, लेकिन सभी लेब्रा डॉग में करैक्टर एक जैसे ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें 2-3 करैक्टर बहुत अच्छे हैं, मतलब उनमें कुछ अलग एडिशनल फीचर्स हैं, तो उनको हम नॉर्मल लेब्रा डॉग के साथ क्रॉस करा के न्यू वैराइटीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। अरे बात समझ में, ये तो हो गया इन ब्रीडिंग। लेकिन अगर आप जर्मन शेफर्ड और लेब्रा डॉग को क्रॉस कराओ तो ब्रीड अलग अलग हो गई। इनमें अगर क्रॉस करा के आप प्रोजेनी ऑब्टेन करते हो तो वो होती है आउट ब्रीडिंग। सो व्हेन ब्रीडिंग टेक्स प्लेस in animals with the same breed is known as inbreeding, while cross between different breed is known as outbreeding. Inbreeding को समझते हैं ढंग से। Inbreeding refers to mating of more closely individual, ध्यान देने वाली बात क्या है, more closely individuals with the same breed for 4 to 6 generation। ठीक है बेटा, मोर क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के अंदर ये क्रॉस किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ये कोई मेल है और ये कोई फीमेल है, इनमें हमने क्रॉस कराया, ठीक है, इनके ये ब्रीड सेम है, एक ही वैरायटी है, और ये इनकी प्रोजेनी आ गई हमारे पास, ये इनकी प्रोजेनी आ गई हमारे पास, एक प्रोजेनी ये आ गई और एक प्रोजेनी इसकी ये आ गई। ठीक है, अब इन दोनों प्रोजेनीज में क्रॉस करा दिया हमने। आ रही बात समझ में, एक ही फैमिली में होने वाला क्रॉस इनब्रीडिंग होता है। इनब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। इनब्रीडिंग रेफर्स टू मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, और ऐसा हम 4 से 6 जनरेशन तक करते हैं। जैसे एक काव और एक बुल है, उनमें क्रॉस करा दिया, फिर उनके बच्चे जो होंगे उनमें क्रॉस करा दिया, फिर उनके जो बच्चे होंगे प्रोजेनी उनमें क्रॉस करा दिया। तो क्लोजली रिलेटेड जो एनिमल्स होते हैं एक तरीके से, उनमें अगर क्रॉस कराना है तो उसको हम इनब्रीडिंग बोलते हैं। क्यों करताते हैं हम इनब्रीडिंग हम इसलिए कराते हैं ताकि प्योर करेक्टर्स ट्रांसफ़र हो सकें। अब देखो आप सेम इंडिविजुअल में करा रहे हो तो उन दोनों के ही करेक्टर आगे चलते रहेंगे, और जब तक हम कराते रहते हैं जब तक हमें उन दोनों के कंबाइन करेक्टर नहीं मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ब्रीडिंग स्ट्रेटजी इज फॉलो सुपीरियर मेल विद सुपीरियर फीमेल ऑफ द सेम ब्रीड आइडेंटिफाई एंड मेटेड इन पेयर्स। सुपीरियर मेल छांटेंगे हम उस वैरायटी का, सुपीरियर फीमेल छांटेंगे और उनका क्रॉस करा देंगे। द प्रोजेनी जो बच्चे हमारे पास आएंगे उनको फिर हम क्या करा देंगे, सच मीटिंग्स आर इवेल्युएटेड, उन्हें निकालेंगे जो गुड क्वालिटी के आ गए हैं, और फिर उनको सुपीरियर मेल और फीमेल बना के फिर उनके अंदर क्रॉस करा देंगे। फर्दर सेम यही चलता रहेगा, सुपीरियर फीमेल लेंगे, सुपीरियर मेल लेंगे, उन्हें क्रॉस कराते रहेंगे। एक ही वैरायटी है, एक ही स्पीसीज़ है, एक ही ब्रीड है। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों कराते हैं हम ब्रीडिंग? इसलिए कराते हैं ताकि हमें ज़्यादा मिल्क मिले पर लैक्टेशन, मतलब ज़्यादा उत्पादन कर सकें हम मिल्क का। वन ऑन द अदर हैंड, अ सुपीरियर मेल इज़ द बुल विच गिव सुपीरियर प्रोजेनी सच एज कंपेयर टू अदर मेल्स। ट्राई टू कलेक्ट होमोजाइगस प्योर लाइन डेवलप बाई मेंडल एज डिस्कस इन चैप्टर। ये हमने पढ़ा नहीं है, बाद में करेंगे इसको। A similar strategy is used for developing pure line in cattles. Cattles कौन होते हैं? वही होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे, जिन्हें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, किसके लिए? डेयरी वगैरह के लिए। तो ऐसी ही स्ट्रेटजी हम प्योर लाइन ऑब्टेन करने, बेटा प्योर ही तो लाइन मिल रही है हमें, प्योर ही तो करेक्टर्स मिल रहे हैं, क्योंकि आपने पेरेंट्स लिए, बच्चे उनके पैदा हुए, उनके अंदर क्रॉस करा दिया, फिर उनके बच्चे उनके अंदर आपने क्रॉस करा दिया, तो प्योर लाइन ही तो मिल रही है, मिक्सिंग तो कहीं से आ ही नहीं रही है, वही जीन जा रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन। इनब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, मतलब सेम करेक्टर्स को, प्योर लाइन को इंक्रीज करता है इनब्रीडिंग। दस इनब्रीडिंग इसलिए ज़रूरी है, अगर आपको प्योर लाइन इकट्ठी करनी है, प्योर करेक्टर्स इकट्ठे करने हैं आपको एक ही स्पीसीज़ के, तो वो इनब्रीडिंग से हम करा सकते हैं। लेकिन ये हार्मफुल भी है, क्योंकि आप लगातार इनब्रीडिंग कराने की वजह से रिसेसिव जीन्स आर इनब्रीडिंग एक्सप्रेशन हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाई सिलेक्शन। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन, ये लाइन समझ में आई आपको मैंने जो अभी बोली है?
इनब्रीडिंग एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स। इनब्रीडिंग अगर हम बार बार कराते रहते हैं तो रिसेसिव जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं किसी किसी प्रोजेनी में और बेकार करेक्टर्स ले आते हैं जिनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। भाई हम तो वो प्रोजेनी छांटेंगे ना नेक्स्ट क्रॉस के लिए जिसमें गुड करेक्टर होंगे। मान लो पेरेंट्स लिए आपने सुपीरियर क्वालिटी के, सुपीरियर क्वालिटी है उनके अंदर, ठीक है, उनको हमने क्रॉस कराया, उनकी प्रोजेनीज ऐसी बनी कि उसमें से कुछ तो सुपीरियर बने और कुछ के अंदर रिसेसिव जीन आ गए, एक्सप्रेस कर गए, तो रिसेसिव जीन्स वाली प्रोजेनी को हम आगे क्रॉस में नहीं लेंगे। तो इस तरीके से एक ही स्पीसीज़ के रिसेसिव हार्मफुल जीन्स को आप ख़त्म कर सकते हो इसमें, ठीक है। देयरफॉर दिस अप्रोच वर देयर इज अ सिलेक्शन ऑफ ईच स्टेप इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस ब्रीडिंग अगर कराते रहें तो बेटा फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। अगर एक ही फैमिली में ब्रीडिंग होती रहे तो जो फर्टिलिटी है वो जनरेशन में ख़त्म होती चली जाती है। ये इनब्रीडिंग का ड्रॉबैक है, ठीक है। अगर इनब्रीडिंग आप कंटिन्यूस करा रहे हो तो उस पॉपुलेशन में क्या होता है, उस फैमिली में क्या होता है, फर्टिलिटी की पावर कम होती चली जाती है, स्टेरिलिटी आती चली जाती है और इसे हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। अगर आप 4 से 6 जनरेशन तक लगातार क्रॉस करा रहे हो, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर आप क्रॉस कराते हो तो फिर इनफर्टिलिटी आनी स्टार्ट हो जाती है जिसे आप इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हो। Whenever this become a problem, जब भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहीं आ जाता है एनिमल्स में, हम उसको एक दूसरे तरीके से, आउट ब्रीडिंग का एक मेथड है, उसकी हेल्प से उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इनब्रीडिंग आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। यहाँ इस पिक्चर में कुछ हमें ब्रीड दे रखे हैं, एक यहाँ पे ये जर्सी काव दी हुई है और लेगहर्न हमें यहाँ पे फाउल दिया हुआ है, ठीक है, चिकन दिया हुआ है हमें यहाँ पे। ओके, तो इनब्रीडिंग बेटा आ गया समझ में आपको अच्छे से, इनब्रीडिंग डिप्रेशन वगैरह। ओके, अब आगे पढ़ते हैं इसमें आउट ब्रीडिंग क्या है। ठीक है, पहले पढ़ लिया वैसे तो हमने आउट ब्रीडिंग के बारे में। आउट ब्रीडिंग क्या है बेटा, देखना बहुत सारी इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जो टर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर आती हैं। आउट ब्रीडिंग, पहले हमने क्या पढ़ा, इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग मतलब सेम ब्रीड के अंदर किया जाने वाला क्रॉस, ठीक है। आउट ब्रीडिंग जिसमें कि आउट ब्रीडिंग इज़ द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स, यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स नहीं हैं। इन ब्रीडिंग में आपको बार बार मैंने बोला था कि उसमें क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स हैं, यहाँ पे पहली बात तो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स नहीं होंगे, ठीक है, अनरिलेटेड एनिमल्स होंगे। विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, वो सेम ब्रीड के भी हो सकते हैं। जिन सेम ब्रीड का मतलब ये नहीं है कि एक ही फैमिली के, सेम ब्रीड का मतलब ये है कि उनके एंसेस्टर्स अलग हो सकते हैं। आ रही बात समझ में क्या कह रही हूँ मैं। इन ब्रीडिंग में तो जब आप क्रॉस कराओगे तो एक ही फैमिली के मेंबर्स के बीच में क्रॉस होता है जिनके एंसेस्टर भी सेम होते हैं और वो मोर रिलेटेड भी होते हैं। आउट ब्रीडिंग में ऐसा नहीं होता। आउट ब्रीडिंग में अनरिलेटेड एनिमल्स होते हैं जो आपस में मैच थोड़ा कम करते हैं। और दूसरी बात उसमें क्या है कि ब्रीड अगर उनका सेम भी है, वैरायटी अगर सेम भी है तो एंसेस्टर सेम नहीं होंगे। अब हमारे अंदर कैसे शादी होती है, हिंदुओं में भी कैसे शादी होती है, यहाँ पे ऐसे होती है कि एक फैमिली अलग है जहाँ जिसमें से आपका फादर होगा, एक दूसरी फैमिली से आपकी मदर बिलोंग करती होगी, तो ये भी तो आउट ब्रीडिंग है एक तरीके से। आउट ब्रीडिंग मतलब हम एक जैसे ब्रीड, एक ब्रीड के हैं लेकिन हमारे एंसेस्टर सेम नहीं हैं, ठीक है बेटा। तो विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड, ध्यान से सुनना, 3 बातें कह रहा है ये। पहली अनरिलेटेड एनिमल्स में होगा, दूसरा एंसेस्टर सेम नहीं होंगे, और ब्रीड सेम हो भी सकता है और हो सकता है ब्रीड भी सेम ना हो। ध्यान से सुनना बेटा बिल्कुल बात को। आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड। इंडिविजुअल्स यहाँ पे सेम ब्रीड के हो सकते हैं लेकिन उनके एंसेस्टर सेम नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात, ब्रीड ही डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे आप क्रॉस ब्रीडिंग कहते हो।
और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में भी आप क्रॉस करा सकते हो, जिसे आप इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हो। ठीक है, एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम आउट क्रॉस। आउट क्रॉसिंग क्या है? ये पहली प्रैक्टिस है। दिस इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद द सेम ब्रीड। यहाँ पे ब्रीड सेम है बट यहाँ पे एंसेस्टर सेम नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है? द ऑफस्प्रिंग सच मेटिंग इज नोन एज आउट क्रॉस। जो बच्चे इसमें बनते हैं, जो प्रोजेनी बनती है, उन्हें हम आउट क्रॉस कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स दैट आर below average in productivity. Very very important where we use out crossing. आउट क्रॉसिंग, ध्यान सुनना बेटा। आउट क्रॉसिंग क्या कर रहे हैं हम? आउट क्रॉसिंग में एक ही ब्रीड ले रहे हैं लेकिन एंसेस्टर सेम नहीं है। ठीक है, जो प्रोजेनी बनती है उन्हें आउट क्रॉस कह रहे हैं, और उनके अंदर ये सबसे बेस्ट मेथड है जिनके अंदर बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क है, जिनका ग्रोथ कम है। ठीक है, जो जल्दी से बढ़ते नहीं हैं कैटल्स, या जो दूध हमें कम देते हैं, उनके लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए सिंगल आउट क्रॉस ऑफन हेल्प टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने आज आपकी PDF जो उसमें भी ये क्वेश्चन डाला है। ठीक है, एक आउट क्रॉस करा के, एक अकेला आउट क्रॉस करा के आप इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हो किसी स्पीसीज में से। Next is your cross breeding. In this method, superior male of one breed is mated with the superior female of another breed. Point to be noted is that the breeds are differ. ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग अलाउ द डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड कंबाइंड। दो अलग अलग ब्रीड की जो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? द प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड एनिमल्स दैम सेल्फ यूज अ कमर्शियल प्रोडक्शन। तो बेटा इसमें आप पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें ऐसा न्यू नहीं है। एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें यहाँ पे हिर्शाडेल। हिर्शाडेल क्या है? इज़ अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप। ये भेड़ की एक नई वैरायटी है जिसको आपने बीकानेरी ईव्स और मेरिनो रेम्स को क्रॉस करके बनाया है। ठीक है, ये डेवलप हुई है पंजाब में। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, इन ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर मीन्स बिटवीन, स्पेसिफिक मीन्स स्पीसीज हेयर। तो दो अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में क्रॉस कराना जो है वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। फीमेल एंड इसमें क्या है? फीमेल एंड मेल एनिमल्स जो हैं डिफरेंट स्पीसीज़ के यहाँ पे क्रॉस किए जाते हैं। इतने भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होंगे, मतलब हाँ डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि वो रिप्रोडक्शन ही ना कर पाएँ। जैसे मैं कहूँ आपको, एक टाइगर है, उस टाइगर का रिप्रोडक्शन क्या हम किसी हॉर्स के साथ करा सकते हैं? नहीं, इतनी भी डिफर स्पीसीज़ नहीं होती यहाँ पे। लेकिन ऐसे है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। म्यूल को हम नॉर्मल भाषा में खच्चर भी बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, वजन ढोने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। वो म्यूल बनाया कैसे है? हमने म्यूल बनाया है फीमेल हॉर्स और मेल डंकी को क्रॉस करा के। तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में हाँ हम स्पीसीज़ तो डिफरेंट ले रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कि वो रिप्रोडक्शन ही ना कर पाएँ। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक। ओके, कल लेंगे हम कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, इंसेमिनेशन। चलो इसे बता ही देती हूँ, छोटा सा ये। तो बेटा इसमें क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपने सुना होगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? इसमें जो सीमन है वो हाइब्रिड वैराइटीज़ का, हाइब्रिड मेल का वो चूज़ किया जाता है और उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में वेटरनरी डॉक्टर्स की हेल्प से ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, सीमन को स्टोर करके रखते हैं हम, और स्टोर करने के बाद जब भी हमें ज़रूरत होती है सीमन की, तो रिप्रोडक्शन की, तो हम क्या करते हैं? फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसको ट्रांसफ़र करा देते हैं बाय वेटरनरी डॉक्टर्स। ठीक है, तो दिस इज़ द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो नॉर्मल मेटिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ये दूर करता है। सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मैच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल्स इज़ fairly low even though artificial insemination is carried out। जहाँ पे सक्सेस रेट बहुत कम है क्रॉसिंग का, मेल और फीमेल को क्रॉस कराने का। मेल और फीमेल के अंदर अगर आप मेटिंग करा रहे हो, क्रॉस करा रहे हो, लेकिन जो है प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी ईजी टेक्निक है, इंटरेस्टिंग, मोएट, MOET, मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी।
इसमें क्या करते हैं बेटा हम, देखो नाम से सुनो उसको ध्यान से, मल्टीपल ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन हमें बहुत सारा कराना है। ओव्यूलेशन में क्या होता है, ओवम रिलीज़ होता है। जनरली मैमल्स में एक ओवरी में एक ही ओवम जो है वो रिलीज़ होता है। कैटल्स की अगर मैं बात करूं, वैसे तो डॉग्स भी हैं जिनमें ज़्यादा ओवम रिलीज़ होते हैं एक टाइम में। कैटल्स की अगर मैं बात करूं, काऊ की या बफलो की, तो उनके अंदर एक बार में एक ही ओवम रिलीज़ होता है। बेटा मान लो हमारे पास हमारे फार्म हाउस में सारी गाय नॉर्मल हैं, एक जो काऊ है हमारे अंदर वो हाइब्रिड है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी की है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वो काऊ हमें 9-10 महीने में जाके एक जो है वो नया अपनी ही तरह का जो है प्रोजेनी देगी हमें एक। अगर हमें उसी 9-10 महीने में बहुत सारी प्रोजेनी चाहिए उसकी, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक काऊ का यूट्रस एक बार में एक ही उसको सपोर्ट कर सकता है अपने चाइल्ड को। तो हम करते क्या हैं, हम एक इंजेक्शन लगाते हैं उस काऊ को, ठीक है, सुपीरियर काऊ को हम इंजेक्टेड कर रहे हैं, किससे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, FSH से। ये FSH क्या करेगा, बहुत सारे फॉलिकल्स को एक साथ मैच्योर कर देगा, जिससे सुपर ओव्यूलेशन होगा, एक एग की जगह बहुत सारे एग रिलीज़ होंगे। फिर हम क्या करेंगे, जब 6 से 8 एग रिलीज़ हो गए तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से सभी को फर्टिलाइज करा देंगे। सभी को फर्टिलाइज कराने के बाद हमारे पास बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे, 6 से 8 ही हमारे पास एम्ब्रियो बन जाएंगे। उन एम्ब्रियोज को हम क्या करेंगे, उन एम्ब्रियोज को हम निकाल लेंगे। एक एम्ब्रियो रखेंगे सिर्फ उस काऊ में, बाकी एम्ब्रियो हम निकाल लेंगे। उनको निकालने के बाद जो नॉर्मल काऊ हमारे पास हैं उनके यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो चाइल्ड हमारे पास हमें मिलेगा, जो हमें नया प्रोजेनी जो हमें मिलेगी, वो सुपीरियर काऊ की होगी। यहाँ पे हमने जो बाकी काऊ यूज़ करी हैं वो सरोगेट काऊ यूज़ करी हैं, ठीक है। इससे आपके हर्ड क्या होता है, जो झुंड आपने रखा हुआ है लाइव स्टॉक, उसका साइज़ भी बढ़ेगा और क्वालिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है ब्रीड्स की इसमें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ टॉपिक।